आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो क्वेश्चन पेपर है और एग्जाम जो हुआ था 24 अगस्त 2023 का। यह जो था प्राइमरी टीचर्स का एग्जाम हुआ था क्लास 1 से लेकर 5th तक के। इसका हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से 104 तक जो था वह जनरल स्टडीज का इसमें क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग जो पहला शिफ्ट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको वीडियो को जाकर देख लीजिएगा जरूर से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 जो है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो नाम से ही क्लियर है, भू स्थिर यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं हम लोग भू स्थिर उपग्रह को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्थिर ऊंचाई पर जो है घूमता है। भू स्थिर जो उपग्रह होता है वह स्थिर ऊंचाई पर यह घूमता है और इसे हम लोग कहते हैं क्या, तुल्यकाली उपग्रह। इसका एक और नाम है तुल्यकाली उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह को हम लोग कहते हैं तुल्यकाली उपग्रह और यह लगभग भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर ऊंचाई पर। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, यानी जो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा वह कौन सा रंग करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग जो होगा वह, अगर कोई भी जो सफेद प्रकाश है वह प्रिज्म से गुजरता है तो यह क्या 7 रंगों में यह स्कैटर होता है, जिसमें कि जो सबसे ज्यादा होता है यह होता है बैगनी और सबसे कम जो स्कैटर होता है यह होता है लाल। लाल का जो होता है वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ इसका ज्यादा होता है यानी यह कम स्कैटर करता है। यानी कि जो परिक्षेपण यानी कि जो डेविएशन जो होता है वह, इसका हम लोग डेविएशन जो होता है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। यानी जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा वह उतना कम डेविएट करेगा और जिसका वेवलेंथ कम होगा वह उतना ज्यादा डेविएट करेगा। तो बैगनी का जो होता है वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होता है, इसलिए यह सबसे ज्यादा जो होगा विचलित होगा, यानी कि यह डेविएशन इसका सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर जो क्वेश्चन है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो खुली छतरी लेकर चलना यह भी असुरक्षित है, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना यह भी असुरक्षित है, मेघ गर्जन के समय खुली जगह में खड़े रहना यह भी असुरक्षित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है मेघ गर्जन के समय यह सभी काम करना असुरक्षित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा जो है क्या होती है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर रहती है। इसका सही उत्तर क्या होगा, स्थिर रहती है। यानी कि अगर कोई वस्तु जो है वह स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो इसका ऊर्जा जो होगा, कुल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा यहाँ पूछ रहा है, वह कांस्टेंट हो जाएगा यानी स्थिर रह जाएगा। क्योंकि ऊर्जा के नियम के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा नहीं उत्पन्न होता है, नहीं वह नष्ट किया जा सकता है, लेकिन वह एक से दूसरे में वह सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। तो सही हो जाएगा इसका उत्तर स्थिर रहती है। अगला 21वां नंबर जो क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो हो जाएगा सही उत्तर इसका कॉर्निया। जो नेत्रदान हम लोग करते हैं उसमें जो डोनर होता है यानी दाता होता है उसका जो कॉर्निया होता है इसको प्रतिरोपित किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कॉर्निया को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है 22वां नंबर जो क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। यह जो रासायनिक नाम होता है सभी विटामिन का, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह जो टीआरई 3.0 जो होगा इसमें भी एक क्वेश्चन जरूर इससे रह सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबालामीन। विटामिन B12 में वैसे भी कोबाल्ट रहता है, तो इसे याद रखिएगा कि इसका रासायनिक नाम होता है कोबालामीन। अगर हम बात करते हैं थायमिन, यह किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। उसी तरह से नियासिन जो है वह विटामिन B3 का यह रासायनिक नाम है, यहाँ B3 हो जाएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। तो याद रखिएगा विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम है कोबालामीन। अगला है 23 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दी। हल्दी जो होता है वह अम्ल क्षार का इंडिकेटर है। अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस का यह इंडिकेटर है हल्दी। हल्दी में क्या होता है कि अगर हम लोग अम्ल अगर इसमें कुछ डालते हैं तो इसका जो रंग होता है वह
पीला हो जाता है। पीला हो जाता है किसके प्रेजेंस में? अम्ल के प्रेजेंस में पीला हो जाता है, अम्ल या उदासीन यानी न्यूट्रल में। अगर इसमें हम लोग क्षार अगर हम लोग डालते हैं हल्दी में तो इसका रंग हो जाता है लाल भूरे रंग का या हो जाता है। या आप देखे भी होंगे कि कपड़े पर अगर हल्दी लग जाता है तो उस केस में क्या होता है, अगर कोई एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका रंग पीला हो जाता है, वहीं लाल भूरा हो जाता है अगर कोई बेस के प्रेजेंस में होता है। तो हल्दी जो है वह अम्ल क्षार का संकेतक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो अगर जो मृदा है वह अति क्षारीय है यानी कि बेसिक या ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमको कार्बनिक पदार्थ को डालना पड़ेगा। तो अगर जो मृदा है यानी मिट्टी जो है वह अति क्षारीय हो, ज्यादा बेसिक हो, तो उस केस में मिट्टी की जो गुणवत्ता इसको सुधार करने के लिए कार्बनिक पदार्थ को इसमें डालना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन है 25वां नंबर है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वह फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह परम शून्य का मान होता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 26 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अनुप्रस्थ तरंगे का मतलब हो गया ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव हो गया, और विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो प्रकाश तरंगे होती है वह ट्रांसवर्स वेव भी होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? यानी कि प्रबल अम्ल का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है और वीक बेस, तो इसका जो मिक्सचर जो बनेगा यह बनेगा, और इसका जो पीएच का वैल्यू इसमें क्या होगा, एसिड ज्यादा डोमिनेट करेगा क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में इसका पीएच का जो वैल्यू होगा वह 7 से कम हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। तो इसका 7 से कम हो जाएगा उत्तर। अगला 28वां नंबर क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट जो होता है 1 GB या बराबर होता है 1024 MB के। तो याद रखिएगा इसमें हम कुछ बता देते हैं। इसका जो कन्वर्जन है वह 4 बीट जो होता है यह 1 निब्बल के बराबर होता है। उसी तरह 8 बीट जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है। 1 केबी जो होता है किलो बाइट यह होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट जो होता है यह 1024 केबी के बराबर होता है। उसी तरह से 1 जीबी जो होता है गीगाबाइट यह बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के, यह बराबर होता है। 1 टेराबाइट जो होता है यह बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के। उसी तरह से 1 पेटाबाइट जो होता है यह बराबर होता है 1024 टेराबाइट के। 1 एक्साबाइट जो होता है यह बराबर होता है 1024 पेटाबाइट के। इतना याद रखिएगा सिर्फ कन्वर्जन, इससे ज्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। तो 1 GB जो है बराबर होता है 1024 MB के। अगला है 29 नंबर जो क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? जैसे यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यह मिलकर जो बनता है यह सोडियम क्लोराइड और इसमें पानी बनता है। तो यह एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या अभिक्रिया? एक तरह का उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या है, बेस है, एसिड है, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके यहाँ सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यह एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अगला 30वां नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो सही उत्तर है ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है वह कोशिका जो है यह प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, इसका सही उत्तर है। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, यानी यह ग्रोथ को यह प्रमोट करता है भी। अगला, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, तो यह भी करता है। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को यह नियंत्रित करता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त में से एक से अधिक। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंछ, मेडुला और सेरिबेलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंछ, मेडुला और सेरिबेलम जो है वह रक्तचाप को यह नियंत्रित करते हैं, यह तीनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंछ, मेडुला और सेरिबेलम। अगला है क्वेश्चन 33 नंबर है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, भारत जो है वह ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ब्रिटेन के साथ। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीटें हैं? तो टोटल 1272 सीटें हैं सांसदों के लिए, जिसमें कि इसमें सांसद जो आएंगे या लोकसभा और राज्यसभा दोनों के आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा का कुल 888 है सीट और राज्यसभा का है 324 सीट। तो टोटल हो गया 1272 सीट। सही उत्तर हो जाएगा इसका 1272। 35 नंबर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म जो है वह भारत सरकार है वह किसान बीमा दावों के लिए यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका नाम है डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है अमित क्षत्रिय जो है, इनको नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, अमित क्षत्रिय को। यह जो नासा जो है वह अमेरिका का यह अंतरिक्ष एजेंसी है। यह क्या अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। उसी तरह भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी इसका नाम है इसरो। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो सही उत्तर इसका है 10% देना होगा। यानी कि जो भी अधिकारी होंगे वह न्यायिक प्राधिकरण से परामर्श के बाद वाहन के बीमा शुल्क का 10% या कानूनी मालिक द्वारा जुर्माना के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान करने के बाद शराब ले जाने वाले वाहनों को छोड़ सकते हैं। 10% या जुर्माने के रूप में 5 लाख रुपए, इतना जो है जुर्माना के रूप में देना होगा। 10% या 5 लाख रुपए। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो सही उत्तर है चीन जो है वह एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए C919 यात्री विमान बनाया है। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन। और यह जो विमान है वह कोमैक के द्वारा यह बनाया गया। किसके द्वारा? कोमैक के द्वारा यह बनाया गया है, इसके निर्माता है। तो ऑप्शन नंबर बी चीन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर है, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है कृतिराज सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में यह 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुआ था न्यूजीलैंड में, जिसमें कि यह 6 स्वर्ण पदक जीती थी। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिवान जो जिला है इसमें यह सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और दूसरे नंबर पर जो है यह पटना है। दूसरे नंबर पर क्या है? पटना है इसमें। पहले नंबर पर है सिवान। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिवान। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो सही उत्तर है रीट को जारी कर सकता है। जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। और रीट जो होता है यह 4 तरह का होता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा इसमें रीट होता है परमादेश, तीसरा होता है रीट निषेध, चौथा होता है सर्टियोरारी,
पांचवा होता है क्यो वारंटो। पांचवा होता है क्यो वारंटो। यह 5 तरह का रीट होता है जो कि न्यायालय के द्वारा यह जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर स्थित है, दुधवा बांध है वह महानदी पर स्थित है। यह दोनों जो बांध है वह महानदी पर स्थित है। तीसरा है घुमरा पदर जो बांध है यह स्थित है बेतवा नदी पर, यह बेतवा नदी पर स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें दो जो बांध है हीराकुंड बांध और दुधवा बांध, यह स्थित है महानदी पर। अगला है अल अक्सा मस्जिद जो है वह, जो कि हाल ही में अभी खबरों में था, वह किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर है यह जेरूसलम में स्थित है। अल अक्सा मस्जिद जो है वह मुसलमानों का यह काफी महत्वपूर्ण मस्जिद है जो कि स्थित है जेरूसलम में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो सही उत्तर है इसमें बेल्जियम जो भी है नाटो का सदस्य है, कनाडा भी है नाटो का सदस्य है, डेनमार्क भी है नाटो का सदस्य है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें जो है तीनों जो ऑप्शन दिया गया है वह सभी नाटो का यह सदस्य है। अगर हम नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके अभी 31 देश जो है इसके सदस्य हैं, और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है जो कि बेल्जियम में है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है यह कथन है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य इसके साथ संबद्ध है, तो सही उत्तर हो जाएगा यह G20 का थीम था इस बार का, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। और इस बार का जो G20 सम्मेलन था 2023 का, इसका आयोजन किया गया था भारत में, तो सही उत्तर हो जाएगा G20 का यह कथन था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, क्वेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेड जो है वह 4 देश जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, तो सही उत्तर हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, सही है यह भी। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है, तो यह भी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। तो जो कौटिल्य थे वह तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था इसके राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तक्षशिला। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, तो यह सही है। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, गलत है। सी है अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, यह भी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी जो 1781 में जो विद्रोह हुआ था यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, और इसमें अंग्रेज जो थे वह बिना किसी परेशानी के यह विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे। अगला है 49वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? पहला है 61.1/2 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, जैसे यह ग्लोब हो गया, यह इक्वेटर हो गया, यह हो जाएगा 23.5, यह हो जाएगा 66.5, 23.5। उसी तरह से नीचे आ जाएगा सौदर्न हेमिस्फीयर में 23.5, यह हो जाएगा 66.5। ऊपर हो जाएगा नॉर्थ पोल, नीचे हो जाएगा साउथ पोल। तो यह जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। यह जो है शीत कटिबंध है, यानी 66.5 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, यह क्षेत्र है वह। दूसरा, दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के अक्षांश के बीच का क्षेत्र, यानी यह बोल रहा है 23 से 66, लेकिन यह नहीं होगा, यानी दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, यह सही हो जाएगा। यानी कि इसका ए और सी दोनों ऑप्शन इसका सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक।
यह जो है शीत कटिबंध का क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला है 50वां नंबर जो क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो सतलुज और काली नदी के बीच जो हिमालय है, इसके भाग को हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय कहते हैं हम लोग। क्या? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसमें हम लोग देख लेते हैं 4 नदी है। एक है इंदस, दूसरा यहाँ सतलज रिवर, नेक्स्ट इधर काली रिवर, तीस्ता रिवर, इधर ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो यह जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय इसको हम लोग कहते हैं। सतलज और काली के बीच के हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच के हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच को हम लोग कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय। तो याद रखिएगा यह नदी है, और नदी के बीच यह हिमालय का क्या नाम रखा गया है, तो यह इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या? सतलज और काली के बीच का। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कुमायूं हिमालय। अगला है 51 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया हुआ है वह सही है? पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तो यह सही उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह गलत हो गया। यहाँ क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। तो यह भी गलत हो गया। 2.4% है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर जो है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो कुल 33% जो होना चाहिए वह, कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% जो एरिया है वह वन से घिरा हुआ रहना चाहिए। यह कहा गया है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। अगला 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अस्थानांतरित जो कृषि होता है इसको हम लोग कहते हैं झूमिंग। झूमिंग एग्रीकल्चर हम लोग कहते हैं इसको, अस्थानांतरित कृषि को। इसका अलग अलग जो जगह है इसमें स्थानीय नाम इसका अलग अलग है। जैसे जो बेवर है यह है एमपी। जो बुंदेलखंड का एरिया है, बुंदेलखंड का जो एरिया है मध्य प्रदेश में, यहाँ इसका स्थानीय नाम है बेवर। उसी तरह दहिया भी है, यह बुंदेलखंड का ही स्थानीय नाम है। जो बुंदेलखंड में जो स्थानांतरित कृषि होता है इसका स्थानीय नाम है दहिया। कोदू जो है वह आंध्र प्रदेश में इसका स्थानांतरित जो कृषि है इसका स्थानीय नाम है आंध्र प्रदेश का। उसी तरह कुछ और हम नाम बता देते हैं। दीपा एक नाम है, दीपा, जो कि बस्तर है, बस्तर जिला मध्य प्रदेश में, यहाँ इसका दीपा नाम है स्थानीय नाम। उसी तरह इसका नाम है कुमारी। कुमारी जो है केरल में है, केरल का जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहां है। ओडिशा में इसका नाम है, ओडिशा में इसका नाम अलग अलग है, कामा, वीगा, थावा। उसी तरह इसका नाम है राजस्थान में जो है इसे कहा जाता है बत्रा। वहीं उत्तरी पूर्व भारत, उत्तरी पूर्व जो भारत है इसमें इसे कहा जाता है झूम। उसी तरह से जो दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी राज्य जो है इसमें इसका नाम कहा जाता है जारा एरका। जारा एरका, यह अलग अलग नाम हो गया अस्थानांतरित कृषि का। यह क्या स्थानीय नाम है हर जगह का। अगला 54 नंबर जो क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? तो सही उत्तर है मलोका इसे कहा जाता है। यह जो अमेजन बेसिन जो है इसमें बड़े मकानों को कहा जाता है मलोका, जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है इसे कहा जाता है क्या? मलोका। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य विस्तार। ऐतिहासिक या दक्षिणापथ का जो विस्तार है वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 56 नंबर जो क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां जो है वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच ये मुख्य जल विभाजक है। क्या है? दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी,
सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र से यह निकलता है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि सर्दी के जो मौसम होता है इसमें उत्तरी जो भारत होता है यानी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र होता है, इसमें बारिश होता है ठंडी के मौसम में। तो यह उत्पत्ति होता है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है इसका पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र से। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिमी जो घाट है वह जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र जो है वह पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वह। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 59 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमन, साली और अगहनी। यह जो है उत्तरी भारत में शीतकाल में जो उपजाया जाने वाला चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। आमतौर पर जो है चावल की जो फसल होती है यह उपजती है बारिश के मौसम में, लेकिन कुछ जो एरिया है उत्तरी भारत में यहाँ शीतकाल में चावल की फसल उपजाई जाती है। इसके जो फसल है इसके स्थानीय नाम है अमन, साली और अगहनी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? इसमें क्या बोल रहा है? विशेषता नहीं है पूछ रहा है। पहला है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। तो सही है यह, यानी यह जो है मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की यह विशेषता है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, यह भी सही है। इसका जो विस्तार है वह बिहार और उत्तर प्रदेश में है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यह भी सही उत्तर है। यहाँ क्या 100 से 200 के बीच यहाँ वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर के बीच। तो यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह जो तीनों दिया हुआ है इसकी विशेषता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है विशेषता नहीं है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ई भी दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा दिया हुआ नहीं है जो कि इसका विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला है 61 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? तो सही उत्तर है एनी बेसेंट जो थे वह समाचार पत्र है न्यू इंडिया, इससे यह संबंधित है। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। महात्मा गांधी का जो समाचार पत्र था यह था यंग इंडिया। यंग इंडिया था महात्मा गांधी का। वहीं अगर हम न्यू इंडिया साप्ताहिक, इसके जो प्रकाशक थे इनका नाम था विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल जो थे वह न्यू इंडिया जो वीकली यानी साप्ताहिक था इसके संबंधित है यह विपिन चंद्र पाल। अगला है 62 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो सही उत्तर है अश्विनी कुमार दत्त जो थे वह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन्होंने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो सही उत्तर इसका है नरहरि पारीख भी थे, महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। इसमें और जो लोग साथ में थे राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी इत्यादि इसमें जो है चंपारण नील आंदोलन के दौरान यह महात्मा गांधी के साथ थे। अगला है 64 नंबर जो क्वेश्चन है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 को लॉर्ड लिन लिथिगो जो थे वह पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 11 अगस्त 1942 को। तो याद रखिएगा इसको। अगला है 65 नंबर जो क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो सही उत्तर इसका है 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था और इसका गठन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो सही उत्तर है 1929 में। अगला है 66 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो सही उत्तर इसका वहाबी आंदोलन जो हुआ था वह लगभग 1860 में यह वहाबी आंदोलन हुआ था, जिसमें पटना जो था
पटना इसका मुख्य केंद्र था। और यह जो आंदोलन था वह मुस्लिमों को लंबी दाढ़ी रखने पर जो कर लगाया जाता था, इसके कारण यह आंदोलन हुआ था, बहावी आंदोलन। अगला 67 नंबर जो क्वेश्चन है, किस षड्यंत्र के मामलों में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो सही उत्तर है मेरठ षड्यंत्र मामला जो था, इसमें 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, मेरठ षड्यंत्र मामला में। अगला है पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर इसका है दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ही पूना पैक्ट किया गया था। और यह जो पूना पैक्ट हुआ था वह महात्मा गांधी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था, 1932 में हुआ था। इसके तहत ही दलितों के लिए 147 जो सीटें हैं यह रिजर्व किया गया था। तो सही उत्तर है दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ही पूना पैक्ट इसका मुख्य उद्देश्य था, पूना पैक्ट का। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर इसका पटना में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था, पटना में। और यह जो सम्मेलन हुआ था वह 17 मई 1934 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो किए थे आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो याद रखिएगा प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था पटना में। अगला है 70 नंबर जो क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो सही उत्तर इसका है काली किंकर दत्त जो है वह बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के यह लेखक हैं, काली किंकर दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला 71 नंबर जो क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1939 में हुआ था। और जो सुभाष चंद्र बोस थे वह पट्टाभी सीतारामैया को हराकर यह अध्यक्ष बने थे। पट्टाभी सीतारामैया थे वह महात्मा गांधी इनको उम्मीदवार बनाए थे, लेकिन बाद में वह सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वह लगभग 203 वोटों से यह चुनाव जीत गए थे। और बाद में सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा भी देना पड़ गया था त्रिपुरी अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो पहला है उन्होंने मूल नायक का प्रकाशन किया था, तो यह सही है। दूसरा उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, तो यह भी सही है। उनका देहांत जो है 1956 में हो गया था, तो यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए हम कुछ जान लेते हैं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के बारे में कुछ पॉइंट्स जो कि और पूछा जा सकता है। तो पहले मूल नायक यह पत्रिका था इनका, तो कुछ और पत्रिका के बारे में जान लेते हैं। यह जो मूल नायक था यह 1920 में इन्होंने प्रकाशित किया था। इनका एक और था बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। अगला था समथा, उसके बाद था जनता। समथा जो था वह 1929 में हुआ था और जनता जो था वह 1930 में हुआ था। यह कुछ पत्रिका था। और इन्होंने कुछ संगठन का भी नेतृत्व यानी स्थापना किए थे। तो पहला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उसी तरह और जो अलग अलग है तो एक है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यह इन्होंने किया था 1936 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा किए थे इन्होंने 1923 में। इसके बाद था अनुसूचित जाति महासंघ, अनुसूचित जाति महासंघ, यह किए थे इन्होंने 1942 में। इनकी मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। इनका जो जन्म हुआ था डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था यह हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में यह जगह है महू। इनके स्मारक को हम लोग कहते हैं चैत्य भूमि, जो कि स्थित है मुंबई में। तो यह जो कुछ पॉइंट से और एक है, यह भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के बारे में जानना चाहिए। अगला 73 नंबर जो है, 2 सूची दिया है, एक है आंदोलन का नाम है और दूसरा है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण केंद्र है। इसमें आपको क्या मिलान करना है यह दोनों को। तो इसका ए है नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन क्या था? तो चंपारण आंदोलन था, जिसमें नील की जो खेती होती थी इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने आंदोलन किए थे, तो यह चंपारण हो जाएगा। दूसरा खेतिहर सत्याग्रह, इसका हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा है कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह क्या था? तो यह था अहमदाबाद,
कपास मिल के लिए था अहमदाबाद। अगला था असहयोग आंदोलन को बंदी, यानी जो असहयोग आंदोलन था इसको बंद करने के लिए क्या हुआ था, चौरी चौरा। चौरी चौरा जो कांड हुआ था इसके बाद ही असहयोग आंदोलन था, इसको बंद करने का निर्णय महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। तो इसका हो जाएगा चौरी चौरा। तो आप इसमें मिलान कर लीजिए, ए का है 2, ए का है 2, तो ए का 2 ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद और चेक कर लेते हैं, बी का है 3, बी का 3 है, सी का है 1, सी का 1 है, डी का है 4, डी का 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का है 2, बी का है 3, सी का 1 है, डी का 4 है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि। यह क्या होगा, विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में यह निहित है, इसलिए भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में यह निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 75 नंबर जो क्वेश्चन है, कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता है और दूसरा उस प्रांत का नाम दिया हुआ है। पहला है, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगीकरण की कमी है, यानी उस जो प्रांत है वहां खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है लेकिन उद्योगीकरण की कमी है। तो इसका हो जाएगा ए, झारखंड में ऐसा है, संसाधन यहाँ बहुत ज्यादा है। दूसरा है, जल संसाधन की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी है। तो यह क्या, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ जो है जल संसाधन काफी ज्यादा मात्रा में है। सी क्या है, सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता है लेकिन यहाँ जल संसाधन की कमी है। तो यह राजस्थान है, यहाँ क्या सौर और वायु ऊर्जा काफी ज्यादा है लेकिन यहाँ जल संसाधन की कमी है। अगला है डी ऑप्शन जो है, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी है। यह कहाँ, लद्दाख है, यानी डी का 4 हो जाएगा। तो यह सीधा सीधा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 76 नंबर जो क्वेश्चन है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। यह जो पौधा है वह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, यह जो 2 जगह है यहाँ हिमालयन यू नामक यह औषधीय पौधा यह पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। जो समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना वह नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है। तो पहला है संविधान और इसकी आधारभूत संरचना, यह भी सही है। दूसरा है सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, यह भी सही है। तीसरा साक्षरता एवं शिक्षा विकास, यह भी सही है। इसी के कारण भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लुप्त होने का प्रमुख कारण के रूप में जाना जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें तीनों ऑप्शन इसका सही है। अगला है 79 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो सही उत्तर है, जो पंचायती राज मंत्रालय था वह मई 2004 में यह निर्मित हुआ था। कब, मई 2004 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में पंचायती राज जो मंत्रालय है इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, तो याद रखिएगा इसको। अगला 80 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो सही उत्तर है, कार्ल मार्क्स के द्वारा यह स्टेटमेंट था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो सही उत्तर इसका है जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो के द्वारा पुस्तक लिखा गया था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और यह पुस्तक लिखा गया था 1782 में लिखा गया था यह पुस्तक। अगला 82 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन और
टिहरी बांध आंदोलन। यह जो दोनों आंदोलन था वह बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है 83 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना यह भारत का मूल कर्तव्य है। तो सही उत्तर है प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना भी मूल कर्तव्य है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना भी मूल कर्तव्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें तीनों हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो यह संविधान के 4th ए में वर्णित है और इसे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह सिफारिश किया गया था। वर्तमान में जो 1976 में जो हुआ था उसमें कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें की स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और बाद में जाकर 11वां मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो टोटल अब भी वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो याद रखिएगा इसको आप। 84 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह पुस्तक लिखे थे पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यह लिखे थे डॉक्टर VR अंबेडकर के द्वारा। यह जो हम लोग सेट ई का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसका हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर ले रहे हैं। 17 से लेकर 104 तक का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग। अगला 85 नंबर जो क्वेश्चन है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो सही उत्तर है 1801 में आयरलैंड जो था उसको जबरदस्ती से यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था 1801 में। अगला है जो 86 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किए थे? तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। यह जो सर्व शिक्षा अभियान था यह शुरू किया गया था वर्ष 2001 में, जिसमें कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था किया गया था कि 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अगला 87 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो सही उत्तर इसका है 1948 में इंग्लैंड से ही श्रीलंका जो था वह स्वतंत्र हुआ था। तो सही उत्तर इसका है 1948 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो सही उत्तर है वृद्ध एवं गरीब लोग जो है वह जो कि 65 वर्ष से अधिक हो इनके लिए है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड। यह जो है जो भी वृद्ध लोग हैं, गरीब लोग हैं और उनकी आयु जो है 65 वर्ष से अधिक हो वह अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो योजना है वह शुरू हुआ था वर्ष 2001 में। यह क्या शुरू हुआ था और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। अगला 89 नंबर जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था ओडम के द्वारा। ओडम के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का जो ऊर्जा प्रवाह है यह दिया गया था ओडम के द्वारा। अगला 90 नंबर है, SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो यह क्या होता है? लाइकेन के द्वारा। लाइकेन जो है इसके द्वारा SO2 जो प्रदूषण है इसका इंडिकेटर है लाइकेन। हम लाइकेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। लाइकेन को अध्ययन को हम लोग कहते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी कहते हैं लाइकेन के अध्ययन को। लाइकेन के जनक जो हैं एरिक आचार्यस जो है इसके जनक हैं। और लाइकेन जो होता है वह वायु प्रदूषण जो होता है इसका काफी अच्छा सूचक माना जाता है लाइकेन को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। अगला 91 नंबर क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है यह स्थित है गोवा में। गोवा में मांडोवी नदी जो है इसके किनारे यह स्थित है। मांडोवी नदी है इसके किनारे स्थित है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य।
अन्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला 92 नंबर क्वेश्चन है IUCN। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है IUCN का। IUCN का जो मुख्यालय है यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। IUCN का जो फुल फॉर्म है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, IUCN है। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो सही उत्तर है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो है वह 10% ऊर्जा जो है यह अवशोषित होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 10%। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लवणोद्भिद में श्वसन मूल पाए जाते हैं। लवणोद्भिद में, लवणोद्भिद का जो अंग्रेजी है हैलोफाइट्स। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला 95 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? तो इसमें पैन जो है वह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ओजोन जो है वह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, SO2 जो है वह प्राथमिक या पॉल्यूटेंट है, प्राथमिक प्रदूषक है यानी यह प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अगर हम कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यह कुछ जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और इसके अलावा जो होगा वह सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। अगला 96 नंबर जो क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो सही उत्तर है लिंडमैन के द्वारा यह दिया गया था नियम। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम जो दिया गया था वह लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला 97 नंबर जो क्वेश्चन है भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? यानी जो भारत वहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह दक्षिण में होती है, केरल में। तो सही उत्तर हो जाएगा केरल में पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की कुछ प्रमुख विशेषता के बारे में तो इसकी विशेषता यहाँ टेम्परेचर जो होता है 20 से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ आर्द्रता जो होता है, आर्द्रता यहाँ होता है 77 से लेकर 88% तक यहाँ आर्द्रता होता है। तो यह याद रखिएगा जो भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला 98 नंबर जो क्वेश्चन है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है? तो भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है धान का खेत। जो धान का खेत होता है इसके आसपास में मीथेन गैस जो होता है काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्योंकि वहाँ जो होता है पानी का मात्रा काफी ज्यादा होता है और पानी का मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ कीचड़ काफी ज्यादा होता है जिसमें कि जो मीथेन गैस है वह उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा धान का खेत। अगला 99 नंबर जो क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य मंडल जो होता है इसका तापमान सबसे कम होता है। वायुमंडल का जो मध्य मंडल होता है इसका तापमान सबसे कम होता है। वायुमंडल की कुल 5 परत है, इसके नाम आपको पता होने चाहिए। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा है वाद्य मंडल और पांचवा है वहिर मंडल। यह कुल 5 परत हैं वायुमंडल के, तो यह पता होना चाहिए जिसमें कि मध्य मंडल का जो तापमान है वह सबसे कम है। अगला 100वां नंबर जो क्वेश्चन है क्रमिक कोशीय स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन कहते हैं हम लोग क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है 101वां नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है वह शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में या अग्रगामी प्रजाति के रूप में यह कार्य करता है लाइकेन। अगला है 102वां नंबर जो क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है आर्द्र भूमि संरक्षण से। रामसर सम्मेलन जो है, अगर हम रामसर सम्मेलन की बात करें तो जो पहला सम्मेलन इसका आयोजन हुआ था 2 फरवरी 1971 में रामसर जगह है ईरान में। यहाँ सम्मेलन आयोजन किया गया था कि आर्द्र भूमि है इसको संरक्षण के लिए। और भारत में अभी वर्तमान में 80 टोटल आर्द्र भूमि क्षेत्र है रामसर सम्मेलन के अंतर्गत। भारत में अभी 80 आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं। हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इस साल जो है वर्ष 2023 का विषय था जो
यह भी पूछा जा सकता है अगले में कि विषय क्या था वर्ष 2024 का। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग, यह इस वर्ष 2024 का विषय था। तो यह पता होना चाहिए आपको रामसर सम्मेलन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो है। अगला है 103वां नंबर क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो यह जो रोग है वह होता है कैडमियम के कारण। तो याद रखिएगा इटाई रोग जो है वह कैडमियम के कारण होता है। पारा के कारण जो रोग होता है उसका नाम है मिनमाटा रोग जो होता है वह पारा के कारण होता है। अगला है 104वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय यानी इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति उद्यान जो है वह इन सीटू संरक्षण के अधीन यह शामिल नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई का 1.0 का, इसका हम लोग सेट ई का डिस्कस कर लिए हैं। सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था इसका हम लोग, और आने वाले वीडियो में हम जितने भी टीआरई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।